बच्चों आज हम लोग आगे हैं पोटेन चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 4 में आ गए। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ रहे थे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। हमने पढ़ा था इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होती है और इक्यू पोटेंशियल सरफेस की हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। तो हमने इक्यू पोटेंशियल सरफेस की इनिशियली 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैं एक बार हल्के से आपको बता देता हूँ। आपने लेक्चर नंबर 3 से पहले देखा होगा। तो हमने एक तो पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो एक पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में होती है। आप चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करके उसके चारों तरफ क्या बनाओगे, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो वो स्फीयर उस चार्ज की क्या हो जाएंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगी। ठीक है ना। उसके लिए लेक्चर 3 डिटेल में देखिएगा। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमारी 2 प्रॉपर्टी बच गई थी बच्चों, इसलिए मैं वो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस किस फॉर्म में होती है, पैरेलल प्लेन्स। और वो प्लेन लाइनों के क्या होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। और उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी कि अगर फील्ड डिक्रीजिंग होगा तो सरफेस कैसी होंगी, अगर फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो सरफेस कैसी होंगी। तो उसके लिए लेक्चर 3 जरूर देखना बच्चों, जिसने लेक्चर 3 नहीं देखा है। ठीक है। फिर हमने उसके बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका मैंने आपको रीजन भी बताया था। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर किसी चार्ज को एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से कहां ले जाए, दूसरे पॉइंट पे ले जाए, तो उस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। और उसका हमने रीजन भी पढ़ा था बच्चों। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसका भी मैंने आपको रीजन बताया था, मैथमेटिकल प्रूफ दिया था उसका। फिर हमने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की के कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्यों होती है उसका हमने रीजन ही पढ़ा था। तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 प्रॉपर्टी बच्चों कर ली थी। ठीक है ना, क्योंकि बाकी 2 प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी थी। और मैंने कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी के बाद एक डेरिवेशन है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो आज हम लोग बच्चों वो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टी जो हमारी बच गई थी वो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसमें। और फिर उसके बाद एक डायरेक्शन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी आज लेंगे हम लोग बच्चों। तो चलिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों। हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। तो मैं आज आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रहा हूं। और इसके लिए बच्चों आपको लेक्चर नंबर 3 देखना है पहले। ठीक है, तो चलिए हम 5th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और ये 5th और 6th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ अटैचमेंट में आते हैं, जैसे 1 मार्क्स में पूछी जाती है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। तो आज हम लोग 5th एंड 6th प्रॉपर्टी में वही 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग 5th प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी है। तो हम आज क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए जैसे आप जानते हो कि डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं अपोजिट नेचर के, सेम पोलैरिटी के। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मतलब 2 केस हो उसमें, 2 चार्ज लेंगे सेम पोलैरिटी के और अपोजिट पोलैरिटी के। तो समझने के अगर चार्ज 2 चार्ज हैं सेम पोलैरिटी के या अपोजिट पोलैरिटी एक पेयर के फॉर्म में, तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। और इस प्रॉपर्टी में ध्यान से समझने की क्या लॉजिक है बच्चों। इसको बहुत से बच्चे कैजुअल वे में बना देते हैं, फिर प्रॉपर्टी गलत हो जाती है। तो ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है इसका। तो मान लीजिए मेरे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज में पॉजिटिव, एक चार्ज क्या मान लेता हूं बच्चों, नेगेटिव मान लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप इसे एक डाइपोल भी कह सकते हो बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 चार्ज सेम पोलैरिटी के हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ डाइपोल। तो आप इसे डाइपोल भी कह सकते हो। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है,
तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, देखो हम सरफेस से पहले लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर 1 में, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हम लोग सरफेस ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो एक अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये लाइनें पॉजिटिव से किसकी तरफ मूव करती हैं, नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं बच्चों। तो कहते हैं फॉर अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये हमने कहां पढ़ा, चैप्टर 1 में पढ़ा बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए अगर किसी बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है तो वो चैप्टर 1 को देखे बच्चों, चैप्टर 1 में जाए और चैप्टर 1 में ये प्रॉपर्टी को चेक करें। ठीक है, और ये एरो क्या दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं कि लाइन कहां से कहां को मूव कर रही है। एक अपोजिट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मतलब लाइनें पॉजिटिव से आउट होंगी, नेगेटिव में इन होंगी बच्चों। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो हमने कहा जैसे हमने चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था बच्चों, अगर चैप्टर 1 किसी ने नहीं देखा है तो हमने लेक्चर 4 या लेक्चर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले आपको लाइन ड्रॉ करना आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो देखिए 3 रीजन है ना, इन ये दो चार्ज मिलके 3 रीजन बनाते हैं। एक रीजन इन दोनों के लेफ्ट में बच्चों, एक रीजन इन दोनों के मिड में, इन दो चार्ज के मिड में, और एक रीजन इन दोनों के किस में है बच्चों, लेफ्ट में, या दोनों के राइट में, सॉरी 3 रीजन है। देखो फिर समझो मैंने क्या बोला, ये दो चार्ज से 3 रीजन फॉर्म हो रहे हैं। एक रीजन जो इन दोनों चार्ज के लेफ्ट में, एक रीजन जो इनके मिड में, और एक रीजन जो इन दोनों चार्ज के राइट में। तो अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो ये ध्यान करना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कहां होगी, इनके बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बीच में मोर होगी और किनारे पर क्या होगी, वीक होगी। मतलब अगर आप नल पॉइंट सर्च करोगे, मतलब नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फील्ड जीरो होता है। तो अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो नल पॉइंट कहां होगा, इनके राइट में या इनके लेफ्ट में। और नल पॉइंट कहां होगा, जहां पर फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो जब फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का फील्ड ऐड होगा बच्चों, और फील्ड ऐड होने से क्या होगा, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो याद रखना, फील्ड बीच में मोर होगा, किनारों पर क्या होगा, वीक होगा। और एक बात और ध्यान करिएगा कि जहां पर फील्ड वीक होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन मोर होगा, और जहां पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वहां पर सरफेस क्या होंगी, क्लोज होंगी। ये बात मैंने पहले एक प्रॉपर्टी इससे लेक्चर नंबर 3 में जब हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ड्रॉ कर रहे थे तो बात मैंने वहां भी बोली है बच्चों, आप लोग चेक करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी बेस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या बोला मैंने, फिर एक बार समझ लो बच्चों, कि फील्ड की स्ट्रेंथ बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगी, मोर होगी, किनारे पर लेस होगी। तो बीच में जो सरफेस होंगी वो क्लोज होंगी, और किनारे पे जो सरफेस होंगी वो दूर दूर होंगी। और एक किसकी, एक पॉइंट चार्ज की जो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, वो किस शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। तो स्फेयर कैसे बनाने, इन बातों का ध्यान देना बच्चों। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये जो स्फेयर इधर बनाओगे, मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना बच्चों। अब मैं स्फेयर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, तो देख रहा होगा इधर को, देखो मैं इनका ना जो स्फेयर के बीच का सेपरेशन है उसको मोर कर रहा हूं, इधर को लेस कर रहा हूं। लेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पर सरफेस क्या होंगी,
क्लोजली पैक्ड होंगी, और जहां फील वीक होगा वहां सरफेस क्या होंगी, दूर दूर होंगी। तो इस बात को दिमाग में रख के बनाना है सरफेस आपने बच्चा, इस बात को ध्यान देना। बहुत से बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते, तो अगर इस बात का आप ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। देख रहे हो ना, देखो बच्चों, यहाँ पर मैं सरफेस को क्लोज कर रहा हूँ, उधर सरफेस को दूर कर रहा हूँ, तो ये बात आप लोगों ने भी जब बनाना है सरफेस तो इस बात का ख्याल रखना है बच्चों। देखो जब इधर जाना है तो दूर चले जाना है, और जब इधर आना है तो क्लोज आ जाना है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, कैसे बनाना है, देखो इधर क्लोजली पैक्ड, उधर आपने दूर बनाना है, ऐसी इसकी सरफेस बनानी है। चलो मैं एक आध और सरफेस बना देता हूँ, फिर यही सेम सरफेस उसके लिए भी बनानी है, दूसरे वाले चार्ज के लिए भी बनानी है। जब इधर को आओगे चार्ज के क्लोज, तो फिर इन सरफेस को क्लोज कर देना है बच्चों, समझ रहे हो। सेम फॉर दिस, यही बात यहाँ पर भी है, इसकी भी इस साइड जो सरफेस होंगी पास पास होंगी, इधर जो सरफेस होंगी दूर बनाओगे बच्चों, तो इसके लिए भी एक ख्याल रखना जब इसकी सरफेस बनाओगे। ठीक है बच्चों, देखो तो इस साइड में क्या कर रहा हूँ, क्लोजली पैक कर रहा हूँ, उधर थोड़ा सा सरफेस को दूर रख रहा हूँ बच्चों। यही ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को ड्रॉ करते टाइम, बच्चे इसी बात का ध्यान नहीं रखते हैं, वो सिंपल स्फेयर्स बना देते हैं। तो ऐसे केस में आपका प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी अगर आपने दोनों जगह स्पेस बराबर रख दिया बच्चों। ठीक है, तो ये इफेक्ट आपका आना चाहिए डायग्राम में। ठीक है, तो देखो इधर सरफेस क्या है, पास पास है, क्योंकि इधर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मोर है, और उधर सरफेस क्या है आपकी, है ना, दूर दूर है बच्चों की, इधर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वीक। तो क्लोज एंड फार ये दिखाता है कि जहां पर आप सरफेस को पास पास बना रहे हो वह फील्ड स्ट्रांग है, जहां सरफेस को दूर दूर बना रहे हो वह फील्ड क्या है, वीक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत बार पूछी जाती है, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डाइपोल के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का हमने एक डेरिवेशन किया था बच्चों, तो मान लो डाइपोल का एक आ गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, सॉरी, हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, जैसे ना हमने एक्सप्रेशन पढ़े थे बच्चे चैप्टर 1 में, तो डाइपोल का कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसी के साथ कोई एक क्वेश्चन जोड़ देंगे, क्या करिए, एक डाइपोल की इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड में। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाते टाइम जो बात बताई मैंने उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों से नोट कर लो, है ना। एक सेकंड, कुछ मैंने एरो लगाना रह गया लाइंस पे, एरो लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो आप इसे नोट कर लो बच्चों। ठीक है,
इसको पॉज करके डायग्राम को नोट कर लो, फिर इसका एक अपोजिट पढ़ेंगे। जब दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो ये थोड़ा सा अपोजिट इफेक्ट आ रहेगा। चलो आप इसे नोट डाउन करो बच्चों जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो यहां पर तो क्या थे, दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज थे। अब अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हो जाए, देखो सेम नेचर के चार्ज में दो बातें बच्चों, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव से एक की पुढ़ सरफेस का शेप नहीं बदलेगा, बस लाइनें क्या होंगी आपका, अगर पॉजिटिव है तो आउट होंगे, नेगेटिव है तो इन हो जाएंगे। ये बात आप समझते हो, हमने चैप्टर 1 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये बात पढ़ी थी कि सेम का क्या होता है, अपोजिट की लाइंस कैसी होती हैं। तो उस लेक्चर को चेक करिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलो अब चलते बच्चों हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी भी है बच्चों हमारी। अभी क्यू पढ़ेंगे सरफेस की लास्ट प्रॉपर्टी भी कहलाती है, फिर इसके बाद एक डायरेक्शन करेंगे। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर तो हमने क्या किया, एक प्लस और माइनस चार्ज है, इस बार मैं दोनों प्लस चार्ज ले लेता हूँ, या दोनों माइनस भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। चलिए मैं दोनों प्लस चार्ज लेता हूँ कि अगर दो पॉजिटिव सेम नेचर के चार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके सामने भी क्या रखा है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस किया है, ठीक है। तो दो सेम नेचर के क्या है आपके चार्ज है बच्चों। तो समझिए इसकी पहले लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ करेंगे, इन बात को समझिए। ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है मान लीजिए, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, तो हमने कहा था क्या क्या होता है, अगर दो सेम नेचर के चार्ज हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। या मैंने और भी बहुत सी बातें बताई थी, तो वो आप उसके लिए बच्चों चैप्टर 1 में जाके लेक्चर चेक करो। तो हम पहले क्या ड्रॉ कर रहे हैं इनकी बच्चों, क्यू पढ़ेंगे सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। पहले सरफेस ड्रॉ करिए, सॉरी पहले गलत बोल गया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिएगा फिर सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये ज्यादा सूटेबल तरीका है कि आप पहले क्या ड्रॉ करिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। और एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस अवे होती हैं, ये जानते हो बच्चों। ठीक है, तो ये बात हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, ठीक है। इसलिए कहते हैं बच्चों देखो चीजें आपस में लिंक करती है ना। तो आप ऐसा नहीं कि जब इलेक्ट्रोसेट पढ़ रहे हो तो चैप्टर 1 से पूरा चैप्टर 2 तक जाओ बच्चों, ऐसे नहीं कोई भी लेक्चर उठा के है ना सडनली पढ़ रहे हो। या आपको चीजें पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई चीज का आइडिया नहीं है तो पहले उससे रिलेटेड चीज देखिए, क्योंकि भाई एक यूनिट की चीजें आपस में लिंक करती हैं। तो अगर किसी बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का आइडिया नहीं है बच्चों, तो वो आपका चैप्टर 1 चेक करिए, उसमें लेक्चर नंबर 4 या 5 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो कैसे मैं बना रहा हूँ वो बात आप वहां समझ जाओगे। अच्छा अब समझो बच्चों, ठीक है। तो हमने दो अपोजिट, देखो अगर यही मैंने दो क्या लिए होते, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लिए होते, तो क्या डिफरेंस होता है बच्चों, एग्जैक्टली यही डायग्राम बनता है, बस एरो क्या होते, टूवर्ड्स द चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव की फील्ड लाइंस टूवर्ड्स होती हैं, पॉजिटिव की फील्ड लाइंस अवे होती हैं। तो यहां पर मैंने लाइनें अवे बनाई है, नेगेटिव बनाओगे तो लाइनें क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स हो जाएंगी, इतना ही फर्क है। चलो अब बात करते हैं कि इसकी इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगेन यहां भी समझो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि देखो दो चार्ज से तीन रीजन फॉर्म होते हैं। देखो एक रीजन दोनों के लेफ्ट में, एक रीजन दोनों के मिड में, है ना, और एक रीजन दोनों के राइट में। तो आपको याद होगा जब हम जब इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज है, ठीक है, तो इनके बीच में एक पॉइंट होता है बच्चों, नल पॉइंट, और वो नल पॉइंट इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं होता है, ठीक है ना। अगर दोनों सेम नेचर के, सॉरी अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो नल पॉइंट एग्जैक्टली इनके मिड में होगा। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इसी लाइन पर कहीं होगा, जो मोर चार्ज होगा उससे दूर और नियर वाले के लेस वाले के नियर होगा। ये बात हमने पीछे पढ़ी है, तो आप लोग चेक करना।
ठीक है, तो नल पॉइंट कहां होता है बच्चों? जैसे अभी मैंने कहा कि अगर दो, इससे पहली प्रॉपर्टी में बोला कि अगर दो सेम नेचर अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो नल पॉइंट उनके लेफ्ट ही राइट में होगा। और लेकिन अगर इस केस में दो सेम नेचर के चार्ज है तो नल पॉइंट बीच में होगा। और नल पॉइंट बीच में होने का मतलब क्या है कि बीच में ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मींस अगर दो सेम नेचर के चार्ज है तो फील्ड बीच में क्या होगा, वीक होगा, और किनारों पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। देखो ना, इस केस में उल्टा था बच्चों। इस केस में क्या था, फील्ड बीच में क्या था, स्ट्रांग था, किनारे पर वीक था। तो बीच में फील्ड स्ट्रांग था इसलिए हम क्या कर रहे थे, सरफेस को क्लोजली पैक्ड बना रहे थे, और किनारों पर फील्ड वीक था इसलिए सरफेस को दूर बना रहे थे। अब उल्टा हो गया, बस इस केस में उल्टा हो गया ना। जस्ट देखो, इस केस में क्या हो गया, फील्ड बीच में क्या है, वीक है, किनारों पर क्या है, स्ट्रांग है। तो सरफेस किनारे पर क्या होंगी, क्लोजली पैक्ड होंगी, इधर क्या होंगी, दूर होंगी बच्चों। तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका इफेक्ट इससे पहले वाली प्रॉपर्टी का अपोजिट जैसा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी ड्रॉ करते टाइम इन बातों का बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज आपका डायग्राम पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आपने डायग्राम, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे स्फेयर ड्रॉ कर देते हैं, है ना, कंसेंट्रिक स्फेयर और सेम डिस्टेंस के, तो गलत हो जाएगा डायग्राम बच्चों। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब मैं यहां पर सरफेस को दूर दूर बनाऊंगा, किनारे पर क्या बनाऊंगा, पास पास बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखना मैं कैसे बना रहा हूं, इस बात को ध्यान देना बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? देखो, है ना, मैंने क्या किया, देखो इधर पर सरफेस क्लोजली पैक्ड बनाई है, इधर पर थोड़ा सा दूर दूर बनाई, क्योंकि इधर फील स्ट्रांग है, इधर फील क्या है, वीक है। ऐसे ही वहां भी बनाना है बच्चा, इसके लिए भी ऐसे ही करने हैं आपने। जब इधर जाओगे तो दूर जाओगे, और जब इधर आओगे तो पास आ जाओगे। ठीक बच्चों, तो डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों प्रॉपर्टी में? तो देखिए, यहां पर हमने सरफेस बीच में दूर दूर बनाई है, और वहां पर सरफेस देखो क्लोज बनाई है। तो ये दिखा रहा है ये क्या, कि फील बीच में वीक है और किनार पर फील क्या है, स्ट्रांग है बच्चों। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टी में ये ध्यान देना है कि कहां पर फील वीक है, कहां पर फील स्ट्रांग है। जहां पर फील वीक होगा वहां सरफेस का सेपरेशन, मतलब सरफेस दूर दूर बनाओगे। जहां पर फील भी स्ट्रांग होगा वहां पर सरफेस पास पास बनाओगे। ठीक है, तो इसका जरूर ख्याल रखना। ठीक बच्चों, तो आप इसको ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। देखो, इनमें बाकी लिखना कुछ नहीं, इन प्रॉपर्टी में इसमें बस ड्रॉ करने को आता है। ठीक है, बाकी पीछे की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, 4 प्रॉपर्टी, वो मैंने लिखा भी था। इसमें ऐसा लिखने का कुछ नहीं है, बस इसका ड्रॉ है, आपने ड्रॉ करना है सही से। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर एक इसी प्रॉपर्टी, इन जो हम प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी हमने सीख ली, इन प्रॉपर्टी की हेल्प से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके, है ना, या स्क्रीन को पॉज करके नोट करो बच्चों इसको जल्दी से। ठीक है, चलो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब चलते हैं, एक डेरिवेशन है बच्चों, और इस डेरिवेशन में हम जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस के हमने 6 प्रॉपर्टी सीखी, उनमें से एक दो प्रॉपर्टी का यूज है बच्चों।
इसे कहते हैं जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं, ये बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन है। और इस रिलेशन का आपका आगे हम लोग जब क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, तो उसका इस रिलेशन का वहां यूज भी होगा बच्चों, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हेडिंग कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये दोनों टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पढ़ा, चैप्टर 1 में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं दोनों का मतलब क्या है। चलिए अब इसको ड्राइव करने के लिए हम एक डायग्राम का यूज कर रहे हैं। एक डायग्राम के हेल्प से इसको हम ड्राइव करेंगे बच्चों, और इसके जो स्टेप्स है ना, इसके स्टेप ध्यान से समझना, वो स्टेप आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे, ऐसे आप न्यूमेरिकल भी करोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं। मैं सरफेस को पैरेलल प्लेन्स फॉर्म में मान ले रहा हूं। इस डायरेक्शन के लिए जो सूटेबल है डायग्राम वही हम अज्यूम कर रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए सूटेबल है कि आप दो सरफेस अज्यूम कर लो। कैसी, पैरेलल प्लेन्स। आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों, कि अगर किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्लेन के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स होते हैं और ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, सरफेस ड्रॉ कर ली, मतलब हम ये मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अज्यूम किए हैं। अब मैं फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हम ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, बस एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैं ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर रही है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही थी, मैंने कहा सीधी करके बना दूं। ठीक है, तो क्या अज्यूम किया हमने कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो सरफेस अज्यूम किए जो पैरेलल प्लेन्स के फॉर्म में है, जो इसके फील्ड लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों। तो लेक्चर 3 देखिएगा, लेक्चर 3 में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये बात पढ़ी थी, और इसमें और भी बहुत सी बातें मैंने बताई थी, तो आप लोग चेक करिएगा इसमें। अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ मान लेते हैं dr। इनके बीच का सेपरेशन है dr, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो v है बच्चों। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी चार्ज के रीजन में होती है, ठीक है। तो कोई चार्ज होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक सिंगल चार्ज हो सकता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो सकता है, कोई भी कैसे भी चार्ज हो सकता है। तो कोई चार्ज होगा, ये इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और मान लेते हैं उस चार्ज का, जिस चार्ज का ये फील्ड है, उस चार्ज का इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, v पोटेंशियल है, ठीक बच्चों। अब क्या होता है, कहते हैं कि अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों, तो फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे अगर इसका पोटेंशियल v है
तो अगर मैं इस सरफेस से इस सरफेस की तरफ जा रहा हूं तो मैं फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कितना डिक्रीज होगा डिपेंड करता है आप कितने डिस्टेंस मूव कर रहे हो। जितनी ज्यादा डिस्टेंस मूव करोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, अगर कम डिस्टेंस मूव करोगे तो पोटेंशियल कम डिक्रीज होगा। तो देखो हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं बच्चों, डी आर। ठीक है, तो हम डी आर के बेस में पोटेंशियल डिक्रीज मान रहे हैं। तो हम माने कि हमने डिस्टेंस डी आर मूव कर रहे हैं, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो कितने डिस्टेंस मूव कर रहा हूं, डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डीवी मान लेते हैं कि डीवी अमाउंट से पोटेंशियल घट जाएगा, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं वी माइनस डीवी, है ना। अगर डिस्टेंस डी आर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, या ऐसे बोलोगे इसका पोटेंशियल v होगा तो उसका पोटेंशियल v माइनस dv होगा। तो फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, फिर एक बार समझ लो डायग्राम के बारे में। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम किया, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अज्यूम कर ली जो पैरेलल प्लेन्स के फॉर्म में है। ये प्लेन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है और इनके बीच का सेपरेशन dr है, और हमने पहली सरफेस का पोटेंशियल v मान लिया। और अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो सेकंड वाले सरफेस का पोटेंशियल पहले से कम होगा। कितना कम होगा डिपेंड करता है आपने कितने डिस्टेंस मूव की। तो मैंने डिस्टेंस मूव की dr, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा dv, मतलब सेकंड का पोटेंशियल पहले से कितना कम होगा, dv कम होगा। ठीक है, चलिए अब समझना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, देखो फील्ड एंड पोटेंशियल में, फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या करनी है बच्चों, एक रिलेशन ड्राइव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहली वाली सरफेस है बच्चों, इस सरफेस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं ए। ठीक है ना, मैंने पहली सरफेस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया ए। ठीक है, और एक पॉइंट अज्यूम कर लिया सेकंड सरफेस पे, मान लीजिए बी। ठीक है ना, मैंने एक पॉइंट फर्स्ट सरफेस पे एक पॉइंट माना ए, सेकंड सरफेस पे एक पॉइंट माना बी। ठीक है, जैसे कोई आपसे बोले कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल बता दीजिए, तो कितना है बच्चों, वी है। कोई बोले बी पॉइंट पर पोटेंशियल बता दीजिए, तो इस सरफेस का कितना पोटेंशियल है, वी माइनस डीवी। तो इस पूरी सरफेस के हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, वी माइनस डीवी। तो बी पर भी कितना होगा, वी माइनस डीवी। ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट अज्यूम कर लिए, पहला पॉइंट ऑन फर्स्ट सरफेस, सेकंड पॉइंट ऑन द सेकंड सरफेस। अब मैं क्या करता हूं, एक चार्ज को इन दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहा हूं बच्चों। अब मैं एक चार्ज को कैसे भी चार्ज मान लीजिए, चलिए मैं एक टेस्ट चार्ज मान लेता हूँ क्यू नॉट, या सिंपल क्यू मान लीजिए, ये मैटर नहीं करता है। अब मैं एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ क्यू नॉट, और उस चार्ज को ए से कहां ले जा रहा हूं बच्चों, बी में ले जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ए से बी में ले जा रहा हूं मैं इस चार्ज को। तो जब मैं इस चार्ज को ए से बी में ले जाऊंगा तो इस चार्ज को एक सरफेस से दूसरी सरफेस में मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चार्ज को ए से बी में ले जाएंगे। तो जब आप क्यू नॉट को ए से बी में ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। हम एक बेसिकली वर्क के मेथड से ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। अब मेरे पास वर्क निकालने के दो मेथड है बच्चों। ठीक है ना, वर्क निकालने के दो मेथड है। एक बेसिक मेथड जो हम यूज करते हैं, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। एक मेथड वो है हमारे पास। एक मेथड और है बच्चों, कहते हैं अगर आप किसी चार्ज को, ये हमने, आपको याद होगा हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी चार्ज को सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में वर्क डन जीरो होता है। तो उसमें मैंने उसका रीजन बताया था। तो बताया था कि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हो तो वर्क डन का एक मेथड होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कर रहे हो उनका डिफरेंस, और जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों मेथड यूज करेंगे। पहले हम वर्क निकालेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेथड से, है ना, और फिर वर्क निकालेंगे किससे, पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज से, और इन दोनों वर्क डन के मेथड को इक्वल कर देंगे तो आपको फील्ड एंड पोटेंशियल में एक रिलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा लिखते लिखते चलते हैं बच्चों, इतना ज्यादा हम ऐसे ओरली नहीं बोल रहे, थोड़ा लिखते चलते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने बताना है कि आपने क्या कंसिडर किया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं कंसिडरेशन के बारे में। तो पहले लिख देंगे बच्चों कि लेट अस कंसीडर two equipotential surface
let us consider two equipotential surface in the region of uniform electric field, in the region of uniform electric field, in the region of uniform electric field, ठीक है। तो पहले ये माना कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दो क्या मान ली, एक की पोटेंशियल सरफेस मान ली। अब हम ये मान लेते हैं कि जो सरफेस है इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी आर, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, डीवी है। लेकिन लेट कर लेते हैं, लेट डी आर बी दी separation, let dr be the separation between the surface, be the separation between the surface and dv is their potential difference, is their potential difference। ठीक है, इतना बता दोगे बच्चों। ठीक है, कि हमने दो सरफेस मानी है, हमने दो सरफेस जो अज्यूम की हैं उनके बीच का सेपरेशन हमने डी आर अज्यूम किया है, और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, डीवी है। ठीक है, ये आपने बता दिया कि आपने क्या इनिशियली अज्यूम किया। अब हम बोल रहे हैं कि हम एक चार्ज क्यू नॉट को क्या कर रहे हैं, एक सरफेस से कहां मूव कर रहे हैं, दूसरी, मतलब ये आप इसे डायग्राम में बोल लो कि फर्स्ट से किस में मूव कर रहे हैं, सेकंड सरफेस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे फर्स्ट एंड टू नाम दे सकते हो बच्चों से, मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। ठीक है, ऐसे बोल लो। चलो तो हम बोल देते हैं कि हमने एक चार्ज क्यू नॉट को क्या सरफेस 1 से सरफेस 2 पे क्या किया है, मूव किया है। अब बता देते हैं कि नाउ लेट अ चार्ज, अब बोल देते हैं नाउ let a charge q naught is moved from surface surface 1 to surface 2। मैंने सरफेस को नाम भी दे दिया बच्चों। Now let a charge q naught is moved from surface 1 to surface 2। अब हमने इसको एक चार्ज को q naught को सरफेस 1 से सरफेस 2 में मूव कर दिया। तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन होगा। और मेरे पास वर्क डन के दो मेथड है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू एक तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक मेथड है पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज। चलिए वन बाय वन उन दो मेथड से वर्क डन निकाल लेते हैं। लेकिन देयरफॉर वर्क डन इज, ठीक है, लेकिन देयरफॉर वर्क डन इज, देयरफॉर वर्क डन इज, अब वर्क डन निकाल रहे बच्चों। ये वर्क डन हो जाएगा W, कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है dr। अच्छा, अब कोई बच्चा सोचता है कि भाई हमने वर्क इज इक्वल टू सीधे लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, देखो वर्क इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स करते हैं, और सीधे सीधे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब लिखते हैं, जब फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट। तो हमारे केस में फोर्स कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, अच्छा फोर्स लग किस पर ही, कौन लगा रहे हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहे हैं बच्चों, क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन लगा रहे हैं, जिस फील्ड में आप चार्ज को मूव कर रहे हो, होता ना भाई, किसी भी चार्ज पर जब आप किसी चार्ज को फील्ड में मूव करते हो या फील्ड में प्लेस करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और वो फोर्स कितनी होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे केस में ये फोर्स इस केस में कांस्टेंट है। क्यों भाई, क्या मूव करने से चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलेगा, नहीं। और हमारा फील्ड भी कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म फील्ड है। देखो
क्या फील्ड की स्ट्रेंथ बदल रही है? देखो जो फील्ड ए पॉइंट पर है वही फील्ड बी पॉइंट पर है, तो ए से लेकर बी तक थ्रू आउट फील्ड क्या है? कांस्टेंट है या सेम है। तो ठीक है, तो ए से बी के बीच में मूव करने में फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरी फोर्स क्या है? चेंज नहीं होगी, तो इसलिए फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। तो मैंने सीधे क्या लिख दिया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? दिख ही रहा, dr। ठीक है बच्चों, तो बात समझ रहे? तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि इट इज वर्क डन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। बस ठीक है, आप फोर्स को ब्रेक कर लोगे, कितना ब्रेक कर लोगे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर 1 से पढ़ रहे हो बच्चों। तो एफ को क्या लिख दोगे? चार्ज कितना है? क्यू नॉट। ठीक है, चार्ज है हमारा क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई इनटू कितना? डी आर। बात समझ रहे बच्चों? तो इसको फास्ट पुट कर दो बच्चों। तो एक तो हमने वर्क डन का ही मेथड लगा दिया, देखो ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया क्यू नॉट इनटू ई इनटू कितना? डी आर। तो देखो इस मेथड में आपका फील्ड तो आ गया बच्चों, लेकिन आपको क्या चाहिए? फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन। तो अभी पोटेंशियल नहीं आया ना, ठीक है। हमारा पर्पस वर्क निकालना नहीं है, हमारा पर्पस है फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन। लेकिन फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन वर्क के हेल्प से ही आएगी बच्चों, इसलिए हम वर्क निकाल रहे हैं। तो देखो एक वर्क डन का मेथड हमने ये लगा दिया। अब एक वर्क डन का मेथड मेरे पास और है, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या? चार्ज। जो हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी के टाइम पर भी हमने लगाया है बच्चों। तो आप लोग लेक्चर 3 देखिएगा, है ना, इससे पहले लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने मेथड ऑलरेडी यूज किया है। लिखते ऑल्सो, ऑल्सो मतलब मेरे पास वर्क डन का एक मेथड और है बच्चों, तो वो मेथड में अप्लाई कर रहा हूं ऑल्सो। इसी वर्क डन को हम एक मेथड से और निकाल सकते हैं बच्चों। फिर बता दे रहा हूं मैं, इसी डायग्राम में वापस आ जाते हैं। तो देखो अभी मैंने कहा था पीछे भी, फिर एक बार समझ लो क्या होता है। वर्क डन का दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और वर्क डन कितना होगा? तो उस वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए? जिन दो पॉइंट के बीच में आप चार्ज को मूव कर रहे हो, उन दो के बीच का क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उस चार्ज से मल्टीप्लाई करने जिसको आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और इनटू क्या कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक बात और याद रखना, मैंने पीछे के लेक्चर में बच्चों को बताया था कि जब आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हो, तो चेक करने के इनिशियल पॉइंट कौन सा और फाइनल पॉइंट कौन सा है। क्योंकि जब भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हमेशा फाइनल माइनस क्या करना है? इनिशियल। मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। उल्टा लिखोगे तो फिर आपके, है ना, माइनस वगैरह का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए से बी में ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस क्या? पोटेंशियल ऑफ ए इनटू दैट चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो। तो ये वर्क डन का मेथड ये कहता है, ठीक है ना। तो हम ए से बी में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इनटू उस चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे जिसको आपने मूव किया है। तो पोटेंशियल का एक, सॉरी, वर्क डन का एक मेथड ये भी है। ये मेथड हम इसी चैप्टर में एक बार यूज कर चुके हैं बच्चों, पीछे के लेक्चर में देखना बस, ठीक है। अब आपने बी और ए का पोटेंशियल लिखना है, तो चेक कर लो बच्चों। देखिए बी का कितना पोटेंशियल है? v माइनस डी वी। तो पोटेंशियल एट बी पुट कर दो, कितना है? v माइनस डी वी। दिख रहा है डायग्राम में आपको? v माइनस डी वी, ठीक है, माइनस ए का पोटेंशियल चेक कर लीजिए। ए पर कितना पोटेंशियल है? v पोटेंशियल है, तो ए पर पोटेंशियल है v इंटू क्यू नॉट, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन का दूसरा मेथड ये, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, बस ठीक है। तो B का पोटेंशियल V माइनस डी वी, ए का पोटेंशियल V। अब देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास? ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू क्या? dV, ठीक है बच्चों। तो ये वर्क डन का आपका दूसरा मेथड हो गया। पुट इट सेकेंड, ठीक बच्चों। तो आपने एक ही वर्क डन को दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो देखो इस वर्क डन में क्या आ गया बच्चों? पोटेंशियल आ गया। और पहले वाले वर्क डन में देखो क्या आ रहा है? फील्ड आ रहा है। बस इन दो वर्क डन को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे, क्योंकि देखो वर्क तो सेम ही है, आपने दो अलग अलग मेथड से वर्क डन निकाले,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो वर्क डन को इक्वल कर देंगे तो हमारा फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या मिल जाएगी, हमको रिलेशन मिल जाएगी। तो लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग। अब मैं इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दे रहा हूं बच्चों। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो समझो बच्चों, पहले मेथड में आपका वर्क डन आया कितना, क्यू ई इंटू डी आर, क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो पहले आया आपका क्यू नॉट ई इंटू डी आर, और सेकंड में कितना आया बच्चों, माइनस क्यू नॉट इंटू कितना, डीवी। बस ठीक है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एलएचएस में क्या रहेगा आपके पास बच्चों, ई इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी। ठीक है, बस एक काम करो, डी आर को डीवी के साथ ले जाओ बच्चों, डी आर को डीवी के साथ। तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा समझना बच्चों, टेक्निकली क्या कहते हैं, सिंपल वे में क्या कहते हैं। ठीक है, इस रिलेशन का यूज आगे बहुत दिखेगा आपको, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इसका बच्चों, आगे कैपेसिटेंस में इसका यूज होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। बाकी डीवी क्या था एक बात समझो बच्चों, मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, डीवी क्या है, देखो इन दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और डी आर इन दोनों के बीच का क्या है, सेपरेशन है। ठीक है, और हमने बोला भी था देखो बच्चों कि अगर सेपरेशन मोर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मोर होगा, और अगर सेपरेशन लेस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, लेस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन दी क्या, सेपरेशन। ठीक है, और आप जानते हो बच्चों, अगर कोई वेरिएबल, अगर आप कोई वेरिएबल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं और उस वेरिएबल में आप चेंज फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, अगर कोई बच्चों को ये चीजें, रेट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, अगर इनके बारे में आइडिया नहीं है बच्चों, तो हमने एक मैथमेटिकल टूल्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है ना, तो उसको चेक करो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स की एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैथमेटिकल चीजें आपको आनी चाहिए, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, रेट का क्या मतलब होता है, तो डिटेल में हमने वहां बताया बच्चों कि रेट किसे कहते हैं, ग्रेडियंट किसे कहते हैं, मैथमेटिकल टूल्स एक टॉपिक है इसमें। तो एक प्लेलिस्ट चेक करना। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक मैथमेटिकल टूल्स हमने किया है, और बाय वाले बच्चों मैथमेटिकल टूल्स को बच्चों जरूर देखो। मैथमेटिकल टूल्स एक वेक्टर की प्लेलिस्ट है, वेक्टर चेक करो, मैथमेटिकल टूल्स चेक करो, अपनी मैथमेटिकल चीजों को स्ट्रॉन्ग करो बच्चों। ठीक है, मेनली बायो वाले बच्चे हैं, बायो के मैथ्स वाले भी, ग्रेडियंट वगैरह तो मैथ्स वाले भी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लास 12 में ज्यादा यूज नहीं होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर देखो इसे क्या पढ़ेंगे, डीवी बाई डी आर। तो देखो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि मोर डिस्टेंस मोर डिफरेंस, लेस डिस्टेंस लेस डिफरेंस। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, दो सरफेस के बीच में। मोर डिस्टेंस मोर डिफरेंस, लेस डिस्टेंस लेस पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो डीवी बाई डी आर को क्या पढ़ोगे, इसको आप देखो दो तरीके से कह सकते हो। एक तो ऐसे बोल सकते हो कि हम किस में चेंज फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल में चेंज फाइंड कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट। या इसको ऐसे बोल लो कि आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर आप किसी वेरिएबल में चेंज फाइंड कर रहे हो, मतलब कोई वेरिएबल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं और आप उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उस वेरिएबल में चेंज फाइंड कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को ग्रेडियंट कहते हैं बच्चों। तो अगर मैं इसे टेक्निकली पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा, इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल को इस पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। फिर एक बार पढ़ लो, सुनना ध्यान से, मैं देखो फिंगर रख रहा हूं बच्चों। इसे कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल को इस पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट, डी आर का मतलब ग्रेडियंट ऑफ, किसका ग्रेडियंट निकाल रहे हो, पोटेंशियल का। तो मैं लिख देता हूं इसको, सो दैट इज, इसको आप ऐसे पढ़ोगे बच्चों, लिखेंगे दैट इज, हमने क्या कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is negative
ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक बच्चों, तो लास्ट में हमने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का नेगेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो इस डायरेक्शन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन क्या कर दी बच्चों, ड्राइव कर दी। और इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में आगे कैपेसिटेंस का टॉपिक जब पढ़ोगे तो इसका यूज आपको वहां दिखेगा बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, सब बच्चे समझ गए होंगे। तो यहां से स्टार्ट था बच्चों, है ना। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी से। ये आपकी शीट 1 हो गई, फिर ये शीट 2 हो गई, ठीक बच्चों। तो देखो, अब हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के टॉपिक कंप्लीट हो गए बच्चों। तो हमने लेक्चर 3 से स्टार्ट किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने उस दिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, उसकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टी आज पढ़ी। और फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की, है ना, की प्रॉपर्टी का यूज करके एक रिलेशन भी ड्राइव कर ली। ठीक है, तो यहां तक बच्चों हमारे पोटेंशियल के टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में 4 टॉपिक पर ये चैप्टर बेस्ड है, आपका चैप्टर 2। किस किस पर हमने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़े, पोटेंशियल पे बेस्ड टॉपिक पढ़े। पोटेंशियल के बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड टॉपिक थे। फिर बीच में हमने डायपोल वाले टॉपिक भी किए जो पोटेंशियल पर ही बेस्ड थे। फिर किसके टॉपिक पढ़े हमने, इक्यू पढ़ेंगे सर, हमारे लेक्चर 3 से लेक्चर 4 ये चल रहा था। ठीक है, तो हमारे पोटेंशियल के टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, अब आगे के जो टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है, आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में जाने से पहले पोटेंशियल के कुछ क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्योंकि फिर कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, तो उससे हम पहले सोच रहे हैं कि आपका पोटेंशियल के न्यूमेरिकल कर लें। पोटेंशियल एनर्जी इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल वगैरह न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। बोर्ड के मतलब जेई नीट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम एक दो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज एक दो डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर बाकी अगले लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस के टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी हमने कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिए बच्चों, चलो इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझ लें बच्चों, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन करें स्टार्टिंग में, और बच्चों जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेई नीट के लिए 12th वाले बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा है बच्चों, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो समझ लें बच्चों क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क, अभी आपने जो डायरेक्शन किया ऐसा उस डायरेक्शन में भी क्या है बच्चों, उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt। means हमने क्या किया, 4 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से क्या किया, दूसरे पॉइंट पे मूव किया। तो जब चार्ज को एक पॉइंट से कहां ले जाओगे बच्चों, दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क हुआ, 100 जूल वर्क हो रहा है। मूव किसको कर रहे हो, एक 4 कूलम के चार्ज को मूव कर रहे हो। और कहां से कहां मूव कर रहे हो, जिन दो पॉइंट के बीच में आप चार्ज को मूव कर रहे हो, उसमें जो पहला पॉइंट है उस पर कितना पोटेंशियल है, -10 वोल्ट है। और जिस सेकंड पॉइंट पर आप उस चार्ज को ले जा रहे हो उस पर कितना पोटेंशियल है, V वोल्ट है। तो कह रहे हैं इस V वोल्ट की वैल्यू बता दीजिए। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। और अभी देखो हमने जो डायरेक्शन किया उसमें पढ़ा ना कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते तो वर्क करना पड़ता है, और वर्क कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। तो अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम में समझ लेते हैं बच्चों ना। तो मान लीजिए दो पॉइंट है, बोल रहे हैं ना चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव किया गया है। तो एक पॉइंट कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है,
और एक पॉइंट क्या है, बी है। और हम एक चार्ज को ए से कहां ले जा रहे हैं, बी में ले जा रहे हैं। अब आप इसको ए से बी में कैसे ले जा रहे हो ये मैटर नहीं करता है बच्चों, ठीक है। देखो पीछे के लेक्चर्स मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की होती है, और कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स में ये मैटर नहीं करता है कि आप पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रेट पाथ में ले जा रहे हो, जिगजैग पाथ में ले जा रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट, दो पॉइंट के बीच में चार्ज को आपने मूव करना है। आप कैसे ही मूव करो, पाथ मैटर नहीं करता है वर्क डन के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर। तो आप इसे ए और बी के बीच में डायरेक्टली ले जाओ, किसी लॉन्ग पाथ से ले जाओ, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है बच्चों, बी है। और हमने एक चार्ज को क्या किया है, ए से बी में मूव किया है, तो मैं सीधे ही मूव कर दे रहा हूं, चलिए। और इस चार्ज को मान लेते हैं क्यू, जिसकी वैल्यू गिवन है बच्चों, कितनी है, 4 कूलम का एक चार्ज है। तो हम एक 4 कूलम के चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, ए से बी में ले जा रहे हैं बच्चों ना, ठीक है ना। और इस चार्ज को ए से बी में ले जाने में बोल रहा है कितना वर्क हुआ, तो इसने वर्क दे रखा है बच्चों, कितना वर्क दिया है हमको, 100 जूल वर्क हो रहा है, कह रहे इस चार्ज को ए से बी में ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, 100 जूल वर्क हुआ है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड है 4 कूलम। अच्छा, जो पहला पॉइंट जहां से आप इस चार्ज को मूव कर रहे हो, उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, -10 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल है -10 वोल्ट, मैं वोल्ट को पूरा लिख दे रहा हूं बच्चों। और यहां पर पोटेंशियल है V वोल्ट, फिर VV लिखूंगा तो VV लिखने में अजीब सा लगेगा, इसलिए वोल्ट मैंने पूरा लिख दिया। तो पहले पॉइंट पर पोटेंशियल है -10 वोल्ट, नेक्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल है V वोल्ट, ठीक है ना। तो आपको वर्क दे रखा है, आपसे V की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। देख ही रहे हो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्क गिवन है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, V की वैल्यू बता दीजिए। तो अभी बच्चों हमने पिछले टॉपिक में ही डिस्कस किया ये बात, ठीक है, कि अगर आप किसी चार्ज को, देखो ये दो पॉइंट किसके अंदर होंगे, फील्ड के अंदर होंगे। देखो पोटेंशियल उन्हीं पॉइंट पर होगा जो फील्ड के अंदर होंगे, फील्ड के बारे में बोल नहीं रहा, लेकिन कुछ बातें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से कहां ले जा रहे हो, दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हो, तो वर्क डन कितना होता है, जिन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कर रहे हो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू दैट चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखते टाइम ध्यान करना, फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा बच्चों। तो चलिए, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा W, हम A से B में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A इनटू दैट चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो, और वो कितना है बच्चों, Q, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। W आपको गिवन है कितना, 100, पोटेंशियल एट B कितना है, V, माइनस A पर कितना पोटेंशियल है बच्चों, -10 वोल्ट है, देखो -10 वोल्ट है, 10 लिख दे रहा हूं बच्चों, वोल्ट नहीं लिख रहे, ठीक है, -10 है, इनटू चार्ज कितना है बच्चों, 4 है, देखो, ठीक है, चेक कर लो। देखो पोटेंशियल एट बी कितना है, V है, पोटेंशियल एट A कितना है, -10 है, चार्ज है 4। अब देखिए इस 4 से 100 को कैंसिल कर लीजिए, कितने टाइम, 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से अगर आप 100 को काट दोगे तो कितना रहेगा, 25, इधर आपका 25 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करके इधर आ जाएगा V प्लस 10, ठीक बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस। अब इधर 10 इससे माइनस हो जाएगा तो V इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो देयरफॉर V कितना आ गया बच्चों, 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, 15 वोल्ट पोटेंशियल था। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बात हम लोग थ्योरी में 2 बार अप्लाई भी कर चुके हैं इस बात को बच्चों, ठीक है, समझ रहे। अभी जस्ट हमने किया, इससे पहले जो अभी हमने टॉपिक किया उसमें यही किया था हमने बच्चों, वर्क डन, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो,
बोल रहे हैं अ मेटल वायर इज बेंड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एक मेटल का वायर लिया, एक मेटालिक वायर लिया, और उस मेटालिक वायर को बेंड कर दिया ऐसे सर्कुलर शेप में, कितने रेडियस का, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या किया हमने, इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 20 कूलम विच इज स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्मली। फिर आपने इसको 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, माइक्रो 10 की पावर -6 समझते हो, तो आपने उस वायर को 20 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। अच्छा, आप जानते हो कि एक वायर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप किसी वायर को चार्ज दोगे, अगर वो कंडक्टिंग वायर है, तो चार्ज क्या होगा, उसकी लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोला भी है देखो उसने, स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्मली, तो उसकी लेंथ में, वायर की लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट सेंटर। तो वो सर्कुलर वायर जिसको आपने चार्ज दिया है, जो उसकी लेंथ में स्प्रेड हो गया है, उसके सेंटर पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, डायग्राम बेस्ड है, ये भी बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा एक लॉजिक समझना है। क्या लॉजिक है इसमें, छोटा सा एक कंसेप्ट है वो समझना है बच्चों आपने। चलिए पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक वायर है, मतलब वायर को आपने सर्कुलर शेप में क्या कर दिया बच्चों, बेंड कर दिया, ऐसे आपने वायर का एक सर्किल बना दिया। ठीक है, एक सर्किल बना दिया वायर का। ठीक है, अब आपने इसको क्या दिया, चार्ज दिया, वो चार्ज इसकी लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो मैं वायर के अंदर तो जा नहीं पाऊंगा बच्चों, इतना थिन वायर, तो वायर को चार्ज ऊपर से दिखा दे रहे ना, तो चार्ज, चार्ज इस वायर के ऊपर नहीं बच्चों, चार्ज वायर के अंदर है। अब हम लोग भाई वायर के अंदर तो नहीं घुस सकते ना, जैसे चार्ज को बाहर से दिखा दे रहे, तो चार्ज इस वायर की लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, और इसकी रेडियस, जैसे मान लो ये वायर का सेंटर है बच्चों, और इसकी रेडियस आर, ठीक है ना, और आर की वैल्यू गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये आर आपको गिवन है बच्चों, कितना है, 10 सेंटीमीटर। और जो टोटल चार्ज है ना, जो टोटल चार्ज इस वायर को दिया गया है, वो कितना चार्ज है बच्चों, 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम है, 200 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है ना, इस वायर में 200 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है। बाकी देखो सेंटीमीटर को मीटर में और माइक्रोकूलम को कूलम वगैरह में बाद में चेंज कर लेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वायर का इसके सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना, अब एक बात समझो बच्चों, क्या हमने इसके लिए कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन पढ़ा है, क्या किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्या इसके लिए कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमने किया तो नहीं किया बच्चों, ऐसा कोई एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं है कि हम किसी सर्किल के सेंटर पे उसका पोटेंशियल निकालें। ठीक है, एकेडमिक सिलेबस में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या करें फिर, और हमने जो एक्सप्रेशन किया है वो किसके लिए किया है, हम पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट जानते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो हम उस पॉइंट चार्ज का गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1/4πε0 चार्ज ओवर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अब लेकिन ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और हम तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या जानते हैं, एक्सप्रेशन जानते हैं। तो इस केस में क्या करें, तो भाई जो आप जानते हो उस तरीके से करो। तो हम क्या करते हैं, देखो इस पूरे वायर को, इस सर है ना, वायर को सर्किल में ब्रेक किया गया, तो मैं वायर बोल रहा हूं, हम इस पूरे वायर को स्मॉल एलिमेंट्स में क्या कर लेते हैं बच्चों, ब्रेक कर लेते हैं। दीज आर नोन एज पॉइंट एलिमेंट। अगर आप इस वायर को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर लोगे, तो हर एलिमेंट एक पॉइंट एलिमेंट होगा, और पॉइंट एलिमेंट होगा तो चार्ज भी पॉइंट होगा इसके ऊपर। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट का पोटेंशियल निकालेंगे ओ पॉइंट पर, और एक एलिमेंट के पोटेंशियल के हेल्प से इंटीग्रेट करके टोटल का पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो हम ये कर रहे हैं बच्चों। तो क्या करते हैं, मैं इस पूरे वायर को स्मॉल एलिमेंट से ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, और एक एलिमेंट में
शो कर दे रहा हूं। अब हर एलिमेंट तो शो कर नहीं पाएंगे, तो चलिए मैं यहीं पर एक एलिमेंट मान लेता हूं बच्चों। तो हमने मान लो कि एलिमेंट मान लिया, कितने लेंथ का, डीएल लेंथ का। मान लो इस पूरे वायर की लेंथ है, जैसे इस पूरे वायर की लेंथ वैसे तो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी बच्चों, है ना, क्योंकि आपने वायर को तो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो मान लो इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है। तो मैंने इस 2 पाई आर लेंथ को स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक कर दिया लेंथ के, और एक एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली, डीएल मान ली। जब ये, है ना, इट इज कॉल्ड अ पॉइंट एलिमेंट, है ना, तो जब ये पॉइंट एलिमेंट होगा तो चार्ज इस पे पॉइंट होगा। तो इस डीएल एलिमेंट पे हम चार्ज कितना मान ले रहे हैं, कितना है बच्चों, डी क्यू मान लेते हैं। एलिमेंट की लेंथ है डीएल और इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू। ठीक है, तो अब ये पॉइंट चार्ज हो गया बच्चों। मतलब यहां पर मान लो आप डी क्यू चार्ज यहां लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो आप इस डी क्यू चार्ज का ओ पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और इस पोटेंशियल को डीवी मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इस डी क्यू चार्ज का पोटेंशियल ओ पॉइंट पे लिखूं तो इसे डीवी बोल देता हूं। ठीक है, तो कितना रहेगा बच्चों, इस पोटेंशियल को डीवी बोल देते हैं, तो डीवी, इसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे, बेसिक फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, डी क्यू, और चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस लिखते। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितनी जाएगी, आर, ये फॉर्मूला होता है। तो डी क्यू बाई आर। ठीक बच्चों, तो हमने क्या किया, पहले एक स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है उसका पोटेंशियल निकाल दिया, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। अब जब एक एलिमेंट का पोटेंशियल, है ना, आर ओ पॉइंट पर इतना है, तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है देखो उन पर भी चार्ज डी क्यू ही होगा, और उन एलिमेंट की भी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, आर ही होगी। तो जितना एक का पोटेंशियल है, मतलब जितना एक एलिमेंट का पोटेंशियल है, रिमेनिंग एलिमेंट का पोटेंशियल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, और आप जानते हैं कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप बहुत से चार्ज का नेट पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो पोटेंशियल अल्टीमेटली एड ही होता है भाई, स्केलर का नेट एडिशन से ही आता है। तो मुझे क्या करना है अब, तो मुझे एक एलिमेंट का पोटेंशियल मिल गया और मुझको पता है कि बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का पोटेंशियल भी इतना ही होगा। ठीक, अब मुझे बस उन सब एलिमेंट के पोटेंशियल को जोड़ दूं तो नेट मिल जाएगा। और ये सिमेट्रिकल को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, इस एक एलिमेंट का पोटेंशियल बाकी रिमेनिंग एलिमेंट के पोटेंशियल के साथ ऐड हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। लेकिन देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट सेंटर ओ इज, लिखेंगे नेट, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट सेंटर ओ इज, तो इस, है ना, सेंटर ओ पर जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा v हो जाएगा, और वो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dv गिव्स v। ठीक है ना, अब dv को इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन dv की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, dq बाई आर। ठीक बच्चों, और इससे एक डायरेक्शन जैसा ही मिल जाएगा बच्चों आपको, मतलब आप इसे एज एन एक्सप्रेशन भी बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम पूरा ड्राइव कर रहे हैं इसको बस। ठीक है, टेक दी कॉन्सेंट आउटसाइड, तो इसमें कॉन्सेंट क्या क्या टर्म है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्सेंट है, आर सेम फॉर ऑल, देखो हर एलिमेंट की डिस्टेंस, है ना, सेंटर से बराबर है, तो आर भी सेम फॉर ऑल है, तो ये भी कॉन्सेंट हो गया, तो इसको भी आउटसाइड ले जाइए। ठीक है, तो इनको आउटसाइड कर दीजिए बच्चों, जो कॉन्सेंट टर्म है क्या कॉन्सेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, टेक इट आउटसाइड, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, dq। और कहते हैं ना इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू समेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने पहले पूरे चार्ज q चार्ज को, जैसे मान लेते हैं इस पे पूरा कितना चार्ज था बच्चों, q चार्ज था ना, उसी q चार्ज को तोड़कर आपने dq में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उन dq चार्ज को वापस जोड़ रहे हैं, तो वापस इस चार्ज को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल चार्ज दैट इज q, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq गिव्स q। ठीक बच्चों, तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, तो ये कितना रहेगा फाइनली आपका, चलो एक स्टेप के लिए हम इस साइड लिख देते हैं, डी के क्यू हो जाएगा। तो मैं इस साइड एक स्टेप लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू
1/4 पाई Q बाई R। समझ रहे? ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी है ना, तो ये भी आ गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों कि अब Q गिवन है आपको, R गिवन है, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, अगले शीट में कर लेते हैं। तो देयरफॉर V, अब V की वैल्यू सॉल्व कर लो बच्चों। कितना है 1/4 पाई की वैल्यू जानते हो, 9 10 की पावर 9 हो जाएगी, है ना। अब सुनिएगा, देखो Q कितना था बच्चों, 200 माइक्रोकूलम। तो जानते ही हो माइक्रो 10 की पावर कितना होता है, 200 माइक्रो मतलब 10 की पावर कितना, -6 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस रेडियस के बराबर है जो है 10 सेंटीमीटर। तो कितना रहेगा 10 इंटू 10 की पावर -2। बस इस सबको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सिंपल से कैलकुलेशन है। ठीक है, एक काम करिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल कर लीजिएगा, 9 2 18 कर लीजिएगा, इसका एक जीरो बचेगा, उससे इसको 10 कर दीजिएगा। देखो ये जाके ऊपर जाके 12 हो जाएंगी, 12 में से 6 चली जाएंगे तो 6 बचेंगी, है ना। ये ऐसे कर लो, देखो बहुत से तरीके करने के, ऐसे कर लो, इस जीरो से इसकी पावर कम कर लो, 10 की पावर कितनी जाएगी -1, 2 जीरो से और इसकी पावर कम कर लो, कितनी जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी 7, ऊपर जाके 8 हो जाएगा। चलो ऐसे कर लो जो मैंने पहले बोला। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, चलिए इससे 20 टाइम चला गया। ठीक बच्चों, 20 इंटू 9, ऐसे कर लो, पावर को बाद में बैलेंस कर लेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से 20 इसको कैंसिल कर दिया, 20 हो गया, 20 से 9 कर दिया, 180 आ गया। अब पावर देख लो, ये ऊपर जाके +2 जाएंगी, तो 11 में से क्या चली जाएंगी बच्चों, देखो ना, 9 + 2 11, 11 में से 6 चली जाएंगी तो 5 बचेगी, 10 की पावर 5 बचेगा। अब इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिख दोगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 3 इतना वोल्ट आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। समझ रहे? तो ये भी देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने पूरे चार्ज को स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक कर दिया, एक एलिमेंट पे जो चार्ज था उसका पोटेंशियल निकाला, फिर इंटीग्रेट किया, सब ऐड हो गया, टोटल मिल गया। ठीक है, तो इसको भी बच्चों नोट कर लो जल्दी से। ठीक बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी देखो काफी न्यूमेरिकल बचे हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आगे के देखो, आज तो हमने कुछ बेसिक 2 न्यूमेरिकल ले लिए। ठीक है, आगे अभी बहुत से न्यूमेरिकल हैं, तो आगे के लेक्चर में हम और भी न्यूमेरिकल बच्चों करेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद ही हम लोग कैपेसिटेंस में जाएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों देखो हम लोग बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इन वीडियो को शेयर किया करो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, और आप सजेस्ट भी किया करो, आप लोग कमेंट किया करो बच्चों, है ना। जैसे ठीक है, कि कहीं पर आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई समझ नहीं आता है, तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा था कि आप, ठीक है ना, आप मैसेज कर सकते हो हमको। ठीक है, कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जिसमें कुछ का डाउट है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आपका, ठीक है, लेक्चर्स में लेंगे। किसी बच्चे ने पहले भी एक फ्लक्स वाले चैप्टर में जब न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो किसी बच्चे ने एक न्यूमेरिकल भेजा था, तो मैंने उसको डिस्कस भी किया था एक लेक्चर में, जब फ्लक्स के क्वेश्चन करे। तो आप लोग को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या थ्योरेटिकल किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मैसेज भी किया करो बच्चों। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक भी किया करो, और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर करो बच्चों, इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते होगे, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो, या किसी और स्कूल के बच्चे को जानते हो तो उनको उनके साथ शेयर करो, अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो बच्चों तो। ठीक है, क्योंकि हम देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कंटेंट बनाने के लिए, तो आप लोग को भी हमारा एक छोटा काम करना है कि आपने वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और कोई बच्चे अगर, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलो बच्चों। ठीक है, और कोई बच्चे बाहर रहते हो, ठीक है, या कोई बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे जो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को
तक पहुंचाओ इन वीडियो को बच्चों, जिससे उनकी हेल्प हो बच्चों। या कोई बच्चे ऐसे रहते हो आपके जानने वाले रिमोट एरिया में रहते हो, जैसे पहाड़ में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जो नहीं जा पाते, अप्रोचेबल जगह पर ट्यूशन अवेलेबल नहीं होती उनको। बाकी नेट तो देखो हर बच्चे के आजकल घर में है बच्चों, ठीक है, तो घर बैठे बच्चे पढ़ सकते हैं और इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं बच्चों से, ठीक है। तो ऐसे बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओ। बाहर कोई बच्चे रहते हो, जेई नीट की तैयारी करते हो बच्चों, ठीक है, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है, तो उससे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो को एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आगे के कुछ न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर में कैपेसिटेंस वगैरह बचा है, ठीक है। चलो आज के वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी।